पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋगसाम यजुरेव च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ, इसे अंतिम तक देखिएगा। अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो स्किप न करिएगा। आज आपके सवालों में इस सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूँगा कि किसी भी जातक की कुंडली में, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी का भी विवाह कब होता है, उसके लिए किन किन चीज़ों का अध्ययन आवश्यक है और किन किन चार्टों का अध्ययन आवश्यक है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और अंतिम में प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, इससे मनोबल बढ़ता रहता है और प्रतिक्रिया न मिलने पे मन संकुचित हो जाता है। आइए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के अंतिम तक देखने का प्रयास। शुरू करते हैं आज की यात्रा। अब आपको सीधे एकदम विषय पे लेके आता हूं। विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये एक संस्कार होता है। ये कब किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है, उसके लिए कुंडली में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो सवाल है उसका उत्तर क्रमशः 3 से 4 चार्टों के अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। उसके लिए लग्न कुंडली को देखना होगा, नवांश को देखना होगा और गोचर में बन रहे ग्रहों की स्थितियों को देखना होगा। मतलब सबसे पहले आपके पास आपका लग्न कुंडली, उसके बाद आपके पास आपकी नवांश कुंडली और उसके बाद गोचर, जो कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये तीनों आपके साथ होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा कि लग्न कुंडली में क्या क्या चीज देखना है। अगर विवाह का सवाल है और आपके विवाह के लिए अगर आपने किसी से भी कुंडली दिखलाई है और उसने सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके फलादेश किया है तो थोड़ा अजीब है ये स्थिति, क्योंकि उसके लिए आपको नौमांस को भी देखना होगा। हाँ, कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि लग्न कुंडली में अगर ग्रह बल मजबूत है तो नौमांस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर लग्न कुंडली में लग्न कुंडली थोड़ी कमजोर होती है तब ज्योतिष को या ज्योतिषी को नवांश पे भी जाना चाहिए और गोचर पे भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले लग्न कुंडली में किन किन बातों को देखना होता है, तो सबसे पहले भाव पे चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से भाव हैं जिससे विवाह को देखा जाता है। अगर आपका सवाल है कि मेरा विवाह कब होगा, अगर आपका सवाल, हालांकि इस पे मैंने एक कार्यक्रम बना रखा है लेकिन वो छोटा था, तो अगर ये सवाल है कि मेरा विवाह कब होगा, विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले भाव को देखिए। तो जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में सबसे पहले आपको लग्न देखना होगा कि लग्न की स्थिति क्या है और यहां पे बैठे ग्रह कौन कौन से हैं। अगर पापक ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित रूप से उसकी 7वीं दृष्टि जब लग्न कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी तो वो विवाह से विलंब देंगे, विवाह में परेशानी देंगे या फिर विवाह में जो है थोड़ी सी परेशानी को देने वाले होते हैं। दूसरी स्थिति कि लग्न चार्ट के 5वें भाव को भी देखना जरूरी होता है। इस भाव को भी देखिए कि ये भाव कैसा है, अर्थात इस भाव में पापक ग्रहों की उपस्थिति, नीच ग्रह बैठे हों तो स्थिति को कमजोर करते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो शत्रु ग्रही होकर के बैठा हो तो भी इस भाव को कहीं ना कहीं कमजोरी मिल जाती है। उसके बाद जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में 7वें भाव को देखना जरूरी है कि यहां पे कौन सी राशि बन रही है, यहां पे इस राशि के अधिपति की स्थिति क्या है, इस भाव को कौन कौन से पापक ग्रह देख रहे हैं और कौन कौन से शुभ ग्रह देख रहे हैं, और उसके बाद इस भाव की स्थिति क्या है कि ये भाव कैसा बन रहा है। मतलब इस भाव के अधिपति अपने भाव से कहां बैठे, उन पे पड़ने वाले कौन कौन से पापक ग्रह की दृष्टि है। जैसे मान लीजिए यहां पे जो भी राशि बनी, उस राशि के अधिपति कुंडली में जहां भी बैठे हों उनके ऊपर कौन कौन से शुभ ग्रह और कौन कौन से पापक ग्रह देख रहे हैं। ये 7वें भाव के अध्ययन के बारे में ये पता चलता है। उसके बाद आप अगर हो सके तो संभवतया 11वें भाव को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी यहां से भी विवाह के बारे में विचार किया जाता है और विवाह के फैसले लिए जाते हैं। ये 4 भाव
जो कि लग्न चार्ट में अत्यंत मजबूती से देखना है। अब लग्न चार्ट में और क्या क्या चीजें देखनी है, ये तो आपने भाव के रूप में सिर्फ लग्न, पंचम, सप्तम और एकादशवें भाव को देखा। ये 4 भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विवाह के उत्तर को ढूंढने के लिए। अब उसके बाद लग्न चार्ट में दूसरी जो प्रमुख बात है वो आपको अपनी लग्न चार्ट में गुरु की स्थिति को देखनी है। अगर कोई वर पक्ष ये पूछ रहा है, कोई जातक अगर कोई पूछ रहा है कि मेरा विवाह कब होगा, तो आपको उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी होगी। अगर शुक्र कमजोर हुए, शुक्र पीड़ित हुए, पीड़ित कब होंगे? जब वो नीच राशि में बैठे हों, उनका नीचत्व भंग ना हो रहा हो, अगर वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हों, शनि मंगल राहु केतु के साथ उनकी स्थिति बन रही हो और वहां पे शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हों, तो ये स्थिति जातक की कुंडली में शुक्र के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर कोई जातिका ये सवाल पूछे कि मेरा विवाह कब होगा, तो उनकी कुंडली में गुरु को देख लीजिए, क्या गुरु की स्थिति ठीक है? तो गुरु की स्थिति ठीक कब? जब वो लग्न में ही विराज रहे हों, अगर वो चतुर्थ, सप्तम और दशम में विराज रहे हों, पंचम और नवम से उनका संबंध हो तो ये अच्छा माना जाता है। अपने मित्र की राशि में बैठे हों तो अच्छे माने जाएंगे, अपने उच्च की राशि में बैठे हों तो अच्छे माने जाएंगे, वो अस्त स्थिति में ना हो तो अच्छे माने जाएंगे, ये बात है। अब इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद ये आपको लग्न कुंडली में ही देखना है। अब मान लीजिए कि कभी कभी होता क्या है कि सप्तम भाव खाली होता है और सप्तम भाव पे कोई भी ग्रह देखता ही नहीं है और सप्तमेश की भी कहीं से भी कोई भी दृष्टि बल नहीं प्राप्त हो रही है। सप्तम भाव को ना तो कोई ग्रह देख रहे हैं, ना सप्तमेश को कोई ग्रह देख रहे हैं। मतलब जैसे सप्तम भाव में जो राशि बनी उस राशि के अधिपति के ऊपर भी कोई ग्रह नहीं देख रहा है, तब अब आवश्यकता आपको नवमांस पे होगी। यानी कि अगर आपने लग्न कुंडली में सप्तमेश की चर्चा कर ली, लग्नेश की चर्चा कर ली, पंचमेश की और एकादशेश की चर्चा कर ली, सप्तम भाव में बन रही राशि का अध्ययन किया, वहां पे ग्रह पे, उस भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि है ये देख लिया, अगर इन सारी चीजों का वस्तु स्थिति का बहुत ही निर्णयात्मक ढंग से और एक निर्णय पे पहुंचने के लिए प्रयास करके अगर आपने इसका अध्ययन किया है तो किसी एक निर्णय पे पहुंचेंगे। अब कहीं से भी ये बात समझ में ना आए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लग्न चार्ट को देखने के बाद किसी भी उत्तर पे ना पहुंच पा रहे हो या कोई भी आपको उत्तर ना मिल रहा हो, प्रश्न पर जो है निरुत्तरता की स्थिति बन रही हो। क्योंकि होगा ना, कई बार यहां पे देखा तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला, लग्न को देखा, ये सारी चीजें देखने के बाद पता चला कि मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तब ऐसी स्थिति में आपको अब नवमांस चार्ट पे आना होगा। हालांकि उत्तर को और मजबूत और पुष्ट बनाने के लिए जब यहां पे आप अगर कोई भी उत्तर पे पहुंच गए हैं कि विवाह इस टाइम पे होने वाला है और जब उसको पुष्टता प्रदान करनी हो तो तिरछी निगाह से या संपूर्णतया से नवमांस का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए कि जातक या जातिका की कुंडली में पत्नी के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं या क्या होने वाला है, उनका सप्तम भाव और लग्न भाव कैसा बनने वाला है। इसीलिए देखिए मैंने नवमांस चार्ट में यहां पे लग्न पे ही टिक लगाया है और सप्तम भाव पे ही टिक लगाया है, क्योंकि जब हमें इस सवाल का उत्तर प्राप्त करना हो कि विवाह कब होगा तो लग्न को देखना है और नवमांस में सप्तम को देखना है, इन दोनों भावों को देखना है। तो इन भावों में क्या क्या देखेंगे, यहां पे बन रही राशि के अधिपति जन्म नवमांस कुंडली में कहां बैठे हैं, साथ ही साथ यहां पे कौन से ग्रह की दृष्टि है, अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ी या किसी ऐसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है जैसे सूर्य की या शनि मंगल राहु केतु, कोई भी ऐसा ग्रह देख लेता है तो निश्चित रूप से विवाह को थोड़ा कमजोर और डिले कराता है। ठीक वही स्थिति सप्तम भाव में भी बननी चाहिए। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पे, शुभ ग्रह के साथ इसकी युति हो जाए, अगर सप्तम भाव के अधिपति जो है वो शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, तो ये स्थिति जन्म कुंडली और नवमांस में अवश्य भावी रूप से देख लेना जरूरी है, जहां पे ये सारे ही सवालों का उत्तर आपको आसानी से मिल जाता है। अब उसके बाद इस पे और भी चर्चा करनी है कि जब आपने लग्न को देख लिया कि ये सारी चीजें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, नवमांस में विवाह कब होना है, इस सवाल का उत्तर जब ढूंढना हो तब लग्न और सप्तम को देखना है। बाकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये अलग सवाल है, तो उसके लिए आपको लग्न के और नवमांस के इन दोनों चार्टों का विस्तृत अध्ययन करना होगा। अब उसके बाद विवाह कब होगा, तो अब चर्चा करते हैं गोचर में। अभी एक कार्यक्रम और है उसमें बताना जरूरी है, अभी बीच से मत जाइएगा। गोचर में अब आइए कि जब ये अध्ययन कर लिया लग्न नवमांस, तो अब गोचर में आना है कि
कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह जो विवाह के लिए ही जाने जाते हैं, अच्छे विवाह संबंधों के लिए ही जाने जाते हैं और श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गुरु हो गए, शुक्र हो गए, मंगल भी बहुत अच्छे माने जाते हैं विवाह के लिए, अच्छा है, बुरा नहीं है। तो गोचर में आपको क्रमशः जो सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में या सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जिस ग्रह का अध्ययन करना है वो गुरु को करना है, साथ ही साथ शुक्र को करना है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे बन रही राशि के महादशा के ग्रह को देखना है कि वो अभी गोचर में कहां है। जैसे मान लीजिए यहां पे 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक बना सप्तम भाव में और वो आपकी कुंडली में गोचर से आपकी राशि से यानी कि जन्म राशि से कहां जा रहे हैं, कौन कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर वो शुभ भावों में गोचर किए, जैसे लग्न में गोचर किए, पंचम में गोचर किए, सप्तम में गोचर किए, नवम में गोचर किए, एकादशवें भाव से गोचर किए, तो विवाह की संभावना बन जाती है। ये एक आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति को गोचर में देखने का तरीका है। उसके बाद गुरु को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति देख ली, नवमांश में देख लिया, तो गोचर में आपके जन्म राशि से गोचर में गुरु कहां जा रहे हैं, क्या वो लग्न में विराज रहे हैं, पंचम पे उनकी दृष्टि है, सप्तम से जा रहे हैं, सप्तम राशि से मतलब सप्तम भाव से राशि से सातवीं राशि से अगर गोचर कर रहे हों, एकादशवें राशि से गोचर कर रहे हों, नवीं राशि से गोचर कर रहे हों। जैसे आपकी मान लीजिए जो भी राशि है कुंडली में मान लीजिए सिंह राशि है, तो गुरु को यह देखना है कि क्या गुरु सिंह राशि से गिनने पर 5वें, 7वें, 9वें और एकादशवें हैं। तो ऐसी स्थिति में वो विवाह कराते हैं, खास करके विशेषतया 7वीं और एकादशवें और 5वें भाव पे अगर इनका गोचर चल रहा हो तो विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से हो जाता है। ये सब चीज मतलब आपको चार्ट ये देख लेना है। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है इस बात का अध्ययन कि आपके ऊपर से अभी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, अंतरदशा में कौन से ग्रह हैं, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राणांतर में कौन से ग्रह हैं। तो इस पे जब चर्चा करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि दशा में कौन से। अब एक बात और बताता हूं कि कुछ लोग ये कह देते हैं कि राहु की महादशा में विवाह नहीं होता है। बिल्कुल होता है, राहु विवाह के लिए जाने जाते हैं और श्रेष्ठता से और मजबूत स्थिति में विवाह कराते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि राहु की महादशा में भी विवाह होता है, अगर राहु कुछ विशेष स्थितियों को प्राप्त करने वाले हों। उस पर कार्यक्रम एक अलग रहेगा। फिलहाल जो चर्चा मैं कर रहा हूं कि जन्म कुंडली में कभी भी इस बात को देख करके धोखे में ना पड़िए कि सप्तमेश की महादशा ही विवाह कराती है, कभी नहीं। सप्तम भाव पे बन रही राशि अगर गोचर में क्या नहीं आ रही है व्यक्ति के जीवन काल में, या बाहर जा रही है, या एक ऐसे समय पे आ रही है जिस समय पे विवाह की आयु ही खत्म हो जाए, तो क्या हम उसका इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी भी याद रखिए, विवाह के लिए सप्तम भाव में बन रही राशि को तो देखना है जरूरी कि वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में कब आ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी स्थिति कमजोर है या वो कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं कुंडली में, तो आपकी कुंडली के लिए यह जरूरी है कि सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा कब आ रही है, सप्तम भाव पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि की दशा कब आ रही है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे गुरु देख रहे हो, सप्तम भाव पे मंगल देख रहे हो, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि हो, सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि हो। अगर ये सारे ग्रह जन्म कुंडली में देख रहे हो क्रमशः लग्न को, या फिर अगर वो सप्तमेश के साथ संबंध बना रहे हो। सप्तमेश कहने का मतलब है कि सप्तम भाव में राशि के, सप्तम भाव में बनने वाली राशि के अधिपति, तो अगर इनका संबंध बन रहा हो और ये गोचर में निकट में आ रहे हो तो विवाह पक्का हो जाता है। अगर ये स्थिति मजबूत हो गई तब तो और अच्छी बात है और सोने पे सुहागा वाली बात है। अब यहां पे अगर ये स्थिति ना बनी तो फिर गोचर में या फिर नवमांश में देख लीजिए कि लग्न कुंडली से देखने के बाद नवमांश में लग्न में बैठे ग्रह की स्थिति कब आ रही है गोचर में, कब वो दशा में आ रहे हैं तो विवाह हो सकता है। सप्तम भाव में बन रही राशि की दशा कब आ रही है तब विवाह हो सकता है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह जो नवमांश में हैं वहां की दशा कब आ रही है, उस ग्रह की दशा कब आ रही है तब विवाह हो सकता है। और सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठे हैं ना, अगर वो भी एक्टिव होते हैं दशा में तो भी विवाह होता है। अगर मजबूत रही
तो स्थिति तुरंत विवाह की करा देते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें उपस्थित हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, तो एक बात पक्की है कि ये सारी स्थितियां कमजोर बन रही हैं, या फिर ग्रह या तो मृतप्राय है या कमजोर है, या फिर वो गोचर में किसी अच्छी राशि से भ्रमण नहीं कर रहा है, इस वजह से विवाह की स्थिति वो कम पैदा कर रहा है। तो ये बात है। जो उसके बाद सर्व प्रमुख और मजबूती से और ज्यादा दिखने वाली बात है वो ये है प्रिय दर्शकों कि आयु की महत्ता है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपकी आयु जो है वो कुछ छोटी अवस्था की हो, तो अगर मान लीजिए गोचर में वो ग्रह आता है तो क्या उसी समय विवाह करा देगा? ऐसा नहीं है। टाइम होना जरूरी है कि आप नियत समय पे आयु होनी चाहिए विवाह की, क्रमशः 21 और 18 साल की। और कई बार कि विवाह विलंब से होता है, तो उसका परिणाम और वो कारण क्या है, विवाह विलंब से होने का कारण तो विचार करिए। तो जन्म कुंडली के लग्न पे अगर किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए या लग्न में किसी पापग्रह की स्थिति बन जाए, जैसे शनि मंगल राहु केतु, अगर सूर्य बैठ जाएं या सप्तम भाव में गुरु स्वयं बैठ जाएं, तो ये भी कभी कभी विवाह जल्दबाजी से कराते हैं, और कभी कभी अगर कमजोर इनकी स्थिति रही तो विवाह देर से भी कराते हैं। और साथ ही साथ अगर सप्तम भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहा तो विवाह विलंब से होता है। तो सबसे पहले अगर आप ये निर्णय लेने जा रहे हैं या इस सवाल का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, तो ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के लग्न पे और सप्तम भाव पे पापक ग्रहों की अगर स्थितियां ज्यादा है तो विवाह विलंब से होगा। अगर लग्न में शनि बैठ जाए तो विवाह विलंब से कराते हैं, अगर सप्तम में शनि बैठ जाए तो विवाह विलंब से कराते हैं, अगर शुक्र कमजोर रहे या शुक्र पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहा तो विवाह विलंब से कराते हैं, या शुक्र अस्त हो गए, मृतप्राय कमजोर हो गए तो विवाह विलंब से कराते हैं, गुरु अगर अस्त हो गए, गुरु कमजोर हो गए, गुरु मृतप्राय हो गए तो विवाह विलंब से कराते हैं, लग्न में शनि मजबूत होकर के बैठे हैं और उनकी बहुत ही प्रबल दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है तो विवाह विलंब से कराते हैं। अगर ये स्थितियां लग्न नौमांस में बन रही है तो निश्चित रूप से विवाह विलंब से होता है। और विवाह मजबूत और जल्दी से कैसे हो जाता है, तो लग्न में अगर बुध पड़े हों और बुध मजबूत हों, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध पड़े हों और बुध मजबूत हों, गुरु पड़े हों और गुरु मजबूत हों, मतलब वो स्वराशि के हों, उच्च के हों, और किसी और अन्य शुक्र के द्वारा या किसी अन्य शुभ ग्रह से उनको और ज्यादा बल मिल रहा हो, तो ये अच्छे गुरु माने जाते हैं और विवाह जल्दी ही व्यक्ति का करा देते हैं। ये बात जन्म कुंडली में देखने पे बनती है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा। इसका सवाल का उत्तर मिल गया, जहां पे आपको लग्न को भी देखना है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो नौमांस के अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे लग्न, पंचम, चतुर्थ, नवम, दशम, एकादश, इन भावों को देखना जरूरी होगा। और 12वां भाव भी, चूंकि वो सैया सुख का भाव होता है, तो वो भी देखना जरूरी है। तो ये बात कि ये चार्ट देखा, ये देखा और अंतिम में गोचर को भी देख लिया। अगर मान लीजिए आपने लग्न को भी देख लिया, नौमांस भी देख लिया और कहीं से भी विवाह की कोई स्थिति नहीं बन रही है, जैसे अभी 2 से 4 दिन पहले ही मैं किसी की कुंडली देख रहा था, तो उनकी जन्म कुंडली में न यहां भी कोई स्थिति बन रही थी और न यहां, तो गोचर को देख लीजिए कि गोचर में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हो जो जन्म कुंडली के लग्न से संबंध बना रही हो, या लग्न कुंडली में किसी अच्छे भाव से या अच्छे ग्रह से संबंध बना रहे हो, या फिर नौमांस में अगर गोचर सा संबंध अच्छा बन रहा हो, तो ये विवाह के लिए जाना जाता है। और खास करके विशेषतया विवाह के लिए बुध भी जिम्मेदार होते हैं जल्दी कराने के लिए, गुरु भी जिम्मेदार होते हैं, शुक्र भी जिम्मेदार होते हैं। ये शुभ ग्रह हैं, अगर इनकी स्थिति जन्म कुंडली के सप्तम और लग्न से बन जाए, पंचम, नवम, एकादश से बन जाए, तो विवाह जल्दी करा देते हैं। एक बात और है कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति की दशा चल रही हो, जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति की दशा चल रही हो, तो विवाह होता है। अब उसके बाद इन ग्रहों की दशा में, महादशा में, अगर अंतर दशा जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे ग्रह का अंतर चल रहा हो, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अंतर में ग्रह स्वयं महादशा में और अंतर में भी हो, तो भी विवाह होता है। लग्न में बैठे ग्रह की महादशा या अंतरदशा हो तो भी विवाह होता है। ये स्थितियां जन्म कुंडली में बनती हैं तो विवाह के स्थिति को पैदा करने वाली होती हैं। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही तो सब कुछ हूं, मुझसे परे कुछ है कहां। मुझसे परे अगर कुछ है तो बता दो, क्योंकि वेद का सार मैं हूं, समस्त वेद और वेद की ऋचाएं मैं ही हूं, जगत और जगत का पिता मैं हूं, मैं ही खुद बनता हूं
और मैं ही खुद बिगाड़ता हूं, मैं ही बनाता और मैं ही सर्वनाश करता हूं। समस्त चीजें तो वही है और हम हैं कि उसे ही ढूंढते हैं। कितनी कमजोर बात है। हम जहां हैं वहीं तो वो बैठा है। जो भी किया वही किया, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और जो होने वाला है सब वही कराने ही वाले हैं। कहीं जाना ही नहीं है। यात्रा आपकी पूर्ण ही है, बस समझने की देर है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर इस क्षेत्र से संबंधित कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।